जुड़ने के लिए धन्यवाद। आज हम आपके सामने फिर से उपस्थित हैं 10 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों के साथ जो आपके भौतिक विज्ञान से संबंधित होने वाले हैं। आने वाली वीडियो में हम रसायन विज्ञान और बायो के भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे, समझेंगे उनको भी। कोई भी क्वेश्चन छूटने नहीं पाएगा। तो आप बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, इसी तरह निरंतरता से वीडियो के साथ बने रहिएगा। आपके प्यार और सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, बने रहिएगा अंत तक। तो पहला प्रश्न है आपका, समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? समतल दर्पण की फोकस दूरी पूछ रहा है, 0 होती है, अनंत होती है, 25 सेंटीमीटर होती है या -25 सेंटीमीटर होती है। सबसे पहले आप देखेंगे फोकस दूरी पूछ रहा है, समतल दर्पण ही होता है। इसके पहले वाले वीडियो में भी मैंने समझा रखा है कि कोई समतल दर्पण के सामने कोई वस्तु जितनी दूरी पर रखी होती है उसका प्रतिबिंब भी पीछे दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है। अगर हम यहाँ पर मान लें कि कोई वस्तु 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, दर्पण से कोई वस्तु 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, तो आपको पता होना चाहिए कि इसका जो प्रतिबिंब बनता है वह भी दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर ही बनता है। और जितने आकार की हम वस्तु लेते हैं, मान लीजिए हमने यहाँ पर 10 सेंटीमीटर आकार की वस्तु ले रखी है, तो उसका प्रतिबिंब का आकार भी 10 सेंटीमीटर ही रहने वाला है। तो समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वह आभासी सीधा वस्तु के बराबर होता है। एक नंबर में आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि समतल दर्पण का प्रतिबिंब की प्रकृति बताइए। तो समतल दर्पण के प्रतिबिंब की प्रकृति होती है आभासी सीधा वस्तु के बराबर। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो दर्पण से वस्तु तक की दूरी हमने 30 सेंटीमीटर मान रखी है। आप कुछ भी ले सकते हैं, हम 30 लेकर कर रहे हैं। तो वस्तु तक की दूरी आप जानते हैं 30 सेंटीमीटर है और वस्तु की दूरी हमेशा माइनस में ली जाती है, तो u बराबर माइनस का 30 सेंटीमीटर हो गया। इसके बाद प्रतिबिंब की देखिए, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी 30 सेंटीमीटर है, तो v बराबर यहाँ पर 30 सेंटीमीटर हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं और फोकस दूरी निकालने का प्रयास करते हैं। तो फोकस दूरी निकालेंगे। दर्पण का फोकस दूरी का सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो देखिएगा 1/f बराबर v का मान आपको 30 दिया हुआ है, तो आप 30 रख दें, और u का -30 दिया हुआ है, तो माइनस का 30 रख दें। ये प्लस था और ये माइनस का है, तो प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा। 1/f बराबर अगर एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा यहाँ पर 0/30। तो f बराबर हो जाएगा 30/0। जब किसी भी नंबर पे 0 का भाग देते हैं तो उसका आंसर आता है अनंत, यानी कि फोकस दूरी समतल दर्पण की आई है अनंत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। अगला प्रश्न देखेंगे, दो माध्यमों के सीमा पृष्ठ पर एक प्रकाश किरण लंबवत आपतित होती है। दो माध्यम, ये एक माध्यम ले लिया, माध्यम फर्स्ट ले लिया, माध्यम सेकंड ले लिया, और यहाँ से एक अविलंब डाल दिया है। एक प्रकाश किरण अवलंबित आपतित होती है तो अपवर्तन का कोण कितना होगा? अपवर्तन के नियमों में आपने समझा होगा कि कोई माध्यम दो लिए आपने, कोई भी ले सकते हैं, विरल सघन, कोई माध्यम। यहाँ पे विरल और सघन की बात नहीं की गई है, बस माध्यम की बात की गई है। एक माध्यम फर्स्ट ये है, माध्यम सेकंड ये है, कोई अविलंब है। आप जानते हैं कि जब कोई प्रकाशीय किरण आपतित की जाती है, जब कोई प्रकाशीय किरण, मान लीजिए कि मैंने कोई प्रकाशीय किरण आपतित कर दी है और यह 30 अंश पर आपतित की है, तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच का कोण आपतन कोण होता है, जो I इक्वल होता है, जो I इक्वल होता है। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि जो आपने प्रकाश किरण आपतित की है वो लंबवत आपतित की है, यानी कि यहाँ ऐसे सीधे आपतित की है। तो अब मुझे ये बताइए कि अभिलंब और आपतित किरण के बीच का कोण क्या हुआ? अभिलंब भी यही है और आपतित कोण भी यही, आपतित किरण भी यही है, तो इसके बीच का कोण क्या आया? 0 आया। तो जब आपतन कोण आपका 0 है तो अपवर्तन कोण भी आपका 0 ही प्राप्त होगा। ऑप्शन नंबर 1। देखते हैं प्रश्न नंबर 3।
अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में किनके द्वारा इनमें से परिवर्तन किया जाता है? पुतली द्वारा, दृष्टिपटल द्वारा, पश्चमाभि द्वारा या परितारिका द्वारा। तो इसका अगर नेत्र की संरचना आप देखते हैं तो मैंने यहाँ पे लेंस बना रखा है। तो लेंस में यहाँ पर पश्चमाभि मांसपेशियाँ होती हैं। ये पश्चमाभि मांसपेशियाँ लेंस के आकार को पतला या मोटा करती हैं और फोकस दूरी को समायोजित करती हैं। यानी फोकस दूरी में परिवर्तन पश्चमाभि मांसपेशियों के द्वारा होता है, जिन्हें सिलेरी मांसपेशियाँ भी कहते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, पश्चमाभि मांसपेशियाँ। अगला प्रश्न देखते हैं, इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये भी। प्रतिरोध का मात्रक होता है। प्रतिरोध का मात्रक एक आप जानते हैं कि होता है ओम। प्रतिरोध का एक मात्रक होता है ओम, लेकिन ऑप्शन में ये नहीं दे रखा है और ओम को इस तरह के साइन से डिनोट करते हैं। अब आप प्रतिरोध का मात्रक ओम देख रहे हैं, ऑप्शन में नहीं है, तो इसका एक और मात्रक होता है। कैसे निकालेंगे? ओम का नियम जानते हैं कि क्या होता है, V = I/R। यहाँ से R प्रतिरोध का निकालना है तो प्रतिरोध के एक फॉर्मूला बना लें, V/, हो जाएगा I। यहाँ पे विभवांतर का मात्रक जानते हो क्या होता है, वोल्ट होता है। और प्रतिरोध एम्पियर, धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। अब आपका एक प्रतिरोध का एक और मात्रक आपके पास है, वोल्ट प्रति एम्पियर। एक मात्रक था, ये भी एक मात्रक है प्रतिरोध का ओम। दूसरा मात्रक है वोल्ट प्रति एम्पियर। देखेंगे ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, वोल्ट प्रति एम्पियर। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका, चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं। चुंबकीय बल, एक मैग्नेट है, मैग्नेट में आप जानते हैं एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। इनसे चुंबकीय बल रेखाएं निकलती हैं। तो चुंबकीय बल रेखाएं नॉर्थ से साउथ की ओर जाती हुई प्रतीत होती हैं। नॉर्थ से साउथ की ओर जाती हुई प्रतीत होती हैं, जाती हैं। देखें चुंबकीय बल रेखाएं कैसी होती हैं? सदैव समांतर होती हैं। ये इसका ऑप्शन नहीं है, समांतर नहीं होती हैं। फिर एक बिंदु पर मिलती हैं, एक बिंदु पर, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, ये वाला परस्पर काटती हैं, कहीं नहीं, परस्पर कहीं नहीं काटती हैं। इसका तीसरा नंबर का ऑप्शन होगा, एक दूसरे को कहीं नहीं काटती हैं। एक दूसरे को ये कहीं नहीं काटती हैं। ऐसा नहीं कि ये ऐसे जा रही है और यहाँ से निकल जाएगी, ऐसे एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, ऐसे ही चलती हैं, नॉर्थ से साउथ की ओर चलती हैं। चुंबकीय बल रेखाएं हैं, तो इसका सही ऑप्शन है तीसरा, एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, वैद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति है। वैद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति है, इसका सही ऑप्शन है जनित्र। अगला प्रश्न देखते हैं, डायनामो परिवर्तित करता है। डायनामो किस ऊर्जा को किस ऊर्जा के रूप में परिवर्तित करता है? तो इसका राइट आंसर है यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। डायनामो से एक लॉन्ग क्वेश्चन बनता रहता है, तो वह भी आने वाली क्लासेज में हम देखेंगे, समझेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी चालक में 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। कि कोई चालक है जिसमें 2 एम्पियर की धारा कितनी प्रवाहित हो रही है? 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। 2 सेकंड में t यानी समय दिया है 2 सेकंड में चालक से गुजरने वाले आवेश की मात्रा क्या होगी? Q, आवेश का मात्रा पूछ रहा है, तो Q बराबर होता है, Q इक्वल होता है I/T। यहाँ पे स्मॉल q ले लेते हैं। Q इक्वल होता है I/T। तो आवेश निकालना है, I आपको दे रखा है 2 एम्पियर और टाइम भी दे रखा है 2 सेकंड का, तो हो जाएगा 4 कूलाम। 4 कूलाम, इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला नंबर 4 कूलाम। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, ओम का नियम सत्य है। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ओम का नियम इनमें से किसके लिए सत्य है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत से बच्चे इस प्रश्न पे ध्यान नहीं देते हैं, ये भी आपको अच्छे से लर रखना है। ओम का नियम सत्य है, धात्विक चालकों के लिए, अधात्विक चालकों के लिए, केवल अर्धचालकों के लिए, सभी के लिए।
ओम का नियम सत्य है केवल और केवल धात्विक चालकों के लिए। धात्विक चालकों, इसका पहला नंबर ऑप्शन हो जाएगा सही। धात्विक चालकों के लिए ओम का नियम सत्य होता है। अगला प्रश्न 10वां प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा किरण आरेख चित्र में दर्शाए गए लेंस पर आपतित प्रकाश की किरण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। ये आपको चित्र दिखाया गया है लेंस का, तो पूछ रहा है लेंस पर आपतित प्रकाश किरण, ये इस लेंस पर आपतित प्रकाश किरण है, इसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त ऑप्शन कौन सा है। तो इसके ऑप्शन देखिएगा, सर्वाधिक उपयुक्त ऑप्शन कौन सा होगा। आप जानते हैं ये आपका उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस है। ये फोकस दूरी f1, फोकस दूरी f2 है। जब कोई प्रकाशीय किरण लेंस फोकस दूरी से होते हुए लेंस पर आपतित होती है तो वह अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो लेंस है, गुजरेगी, दूसरी तरफ जाएगी, लेकिन समांतर निकलेगी किसके, मुख्य अक्ष के। ये आपका मुख्य अक्ष है, ये लाइन आपकी मुख्य अक्ष है। तो लेंस से निकलने के बाद यह किरण, प्रकाशीय किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, ऐसे निकलती हुई जाती है। तो देखते हैं ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसका सही। पहला, दूसरा, तीसरा, पहले में देखेंगे आप आई, लेकिन ये क्या पीछे लौट रही है, यानी परावर्तन तो हो नहीं रहा, दूसरी तरफ निकलना चाहिए, ये भी ऑप्शन गलत है। तीसरा देखेंगे ये सीधे निकल गई है, ये भी आपका ऑप्शन गलत है। तीसरा देखेंगे ये आई प्रकाशिक किरण और मुख्य अक्ष के समांतर हो गई है, ऑप्शन नंबर चौथा इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। अधिक से अधिक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाने का और भी प्रयास करूँगा। जुड़े रहिएगा वीडियो के साथ। धन्यवाद।